आज बच्चों में आपको बच्चों हमारा जो सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा 10 में केंद्र सरकार यानी अध्याय 6 के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें हम केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सरकारें क्या होती है, कैसे शासन व्यवस्था करती है, इन सब चीज़ों के बारे में आप आज पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, मैं बताऊं आपको कि भाई शासन को चलाने के लिए हमारे भारत में अलग अलग स्तर को डिवाइड किया गया है, जैसे कि केंद्र स्तर है, राज्य स्तर है, स्थानीय स्तर है। यानी कि प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग 3 तरह की शासन प्रणाली अपनाई गई है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। आपका यहाँ पर हम केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर ही अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। केंद्र सरकार वाला टॉपिक है बच्चों, तो इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, बात चल रही है कि देखो भारत, ये आपको पता है कि ये है अपना देश, ये भारत अपना देश है और इसमें आप जानते हो कि 28 राज्य और कितने 28 तो राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप ये भी जानते हैं कितने हैं 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए ये राज्य स्तर पर शासन व्यवस्था है और पूरे भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए केंद्रीय स्तर पर शासन व्यवस्था है। तो हम देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर ये दिल्ली है, आपको पता है ये दिल्ली है। अब दिल्ली है साहब, तो ये यहाँ पर ये रहा दिल्ली वाला भूभाग। ये सब जितने भी हैं ये राज्य हैं। ये इधर राज्य, ये राजस्थान है, देखो ये राजस्थान रहा, ये गुजरात रहा, ये सब राज्य हैं। यहाँ मध्य प्रदेश, एमपी रहा, यूपी, ये सब राज्य हैं। तो प्रशासन को चलाने के लिए हाँ भारत में 3 स्तर को अपनाया गया है। तो पहला है वो तो है केंद्र स्तर। कौन सा स्तर है? केंद्र स्तरीय शासन प्रणाली। ये केंद्र स्तर पर, ये केंद्र स्तर पर शासन प्रणाली है। ये तो है केंद्र स्तर। केंद्र स्तर। फिर दूसरा है सब बच्चों राज्य स्तर पर, तो ये राज्य स्तर पर। और फिर तीसरा है स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर जैसे कि आपके हैं सरपंच हैं, मेयर हैं, महापौर हैं, नगर पालिका क्षेत्र है। तो ये सब चीज़ें शासन को चलाने के लिए सरकार को 3 स्तरों पर बांटा गया है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो हम इसको ऐसे देखेंगे कि भाई कौन कौन से स्तर है, क्या है। अब देखिए साहब, ये देखो पहला है केंद्र स्तर। इसमें केंद्र सरकार के बारे में ही है। दूसरा है राज्य स्तर।
जिसमें राज्य सरकार के बारे में ही है। और तीसरा इसी राज्य में तीसरा आ जाएगा स्थानीय स्तर, जिसमें आपको पता सरपंच का इनका चुनाव होता है स्थानीय स्तर, परंतु आपके नहीं हैं वो चीज़ें। तो ये 3 स्तर हैं बच्चों। तो 3 स्तरों पर केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो यहाँ पर ये प्रशासन 3 स्तरों पर बांटा गया है। प्रशासन को कितने स्तर पर बांटा गया है? 3 स्तर पर। भारत में 3 स्तर पर बांटा गया है, को 3 स्तर पर बांटा गया है। तो हम देखेंगे ये जो 3 स्तर पर बांटा गया है बच्चों, तो हम कौन कौन से स्तर हैं साहब, तो उसके बारे में देखेंगे। फिर देखिए ये क्या हो, ये तो एक तो हो गया ये केंद्र स्तर, एक हो गया राज्य स्तर और एक हो गया स्थानीय स्तर। अब देखिए, अब पहले पढ़ेंगे अपन केंद्र स्तर। क्या पढ़ेंगे? केंद्र स्तर के बारे में पढ़ेंगे। तो केंद्र स्तर के बारे में जब पढ़ेंगे बच्चों, तो हम केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे कि फिर हम राज्य सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम स्थानीय स्तर आपके है नहीं सिलेबस में, तो इसके बारे में हम नहीं देखेंगे। अब देखिए बच्चों, हम आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं कि भाई जो है केंद्र सरकार है। अब देखिए जो संसद होती है ना बच्चों, संसद, ये संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? 3 अंग हैं साहब। ये संसद को हम क्या क्या बोलते हैं? इसको व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। इसको हम व्यवस्थापिका कहते हैं, विधायिका कहते हैं, और संसद भी कहते हैं। व्यवस्थापिका, विधायिका, संसद और भी नाम है। तो ये मोटे रूप से इसको, परंतु संसद के बच्चों 3 ही अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, और इनसे मिलकर संसद का निर्माण हुआ है। तो पहले है बच्चों लोकसभा। पहले कौन सा है अंग है? पहला अंग है लोकसभा। दूसरा है राज्यसभा। और तीसरा है बच्चों राष्ट्रपति। तो ये 3 अंगों से मिलकर इन तीनों, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? संसद का, या व्यवस्थापिका का, या विधायिका का निर्माण हुआ है। तो ये इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि केंद्र सरकार क्या है, कैसे शासन चलाती है। और आपको ये तो समझ में आ ही गया कि भाई हमने कैसे उसको आगे लिया है, कैसे सरकार शासन चलाती है। तो ये बच्चों ये 3 अंग हैं आपके। और शासन 3 स्तर पर होता ही है। पहला है केंद्रीय स्तर पर, दूसरा है साहब राज्य स्तर पर, और तीसरा है स्थानीय स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर जब पढ़ेंगे हम, तो केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र सरकार और केंद्र सरकार कौन क्या है? ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये राष्ट्रपति है, ये सब ये हैं
ये है और ये है, ये केंद्र सरकार है साहब। ये क्या है? ये है केंद्र सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब कुछ क्या है? ये केंद्र सरकार है। और ये संसद के 3 अंग हैं सही, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? इसका निर्माण हुआ है संसद का साहब। अगर ये तीनों नहीं होते तो इस संसद का निर्माण नहीं होता। इसको व्यवस्थापिका भी बोलते हैं और विधायिका भी बोलते हैं। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि भाई केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर 3 स्तरों पर शासन व्यवस्थाओं का संचालन होता है। तो हमारे भारत में 3 शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 3 स्तरों को अपनाया गया है। और हम अब देखेंगे, ये तो आपका हो ही गया, अब इसके बाद में हम देखेंगे सरकार, केंद्र सरकार। सरकार क्या है, इसी के बारे में हम देखेंगे कि सरकार क्या है। सरकार क्या है? सरकार क्या है पता है? सरकार क्या है? जनता ही सरकार है। क्या है? जनता ही सरकार है। जो किसी भी देश को चलाने के लिए जो शासन प्रणाली अपनाई जाती है सरकार के द्वारा, यानी जनता के द्वारा, वही सरकार है। अब इसको हम विस्तार से देखेंगे कि केंद्र सरकार अध्यक्ष हैं। अब देखेंगे आगे बच्चों, तो हम देखेंगे, देखो अब देखिए सरकार का अर्थ और परिभाषा देखेंगे। पहले तो सरकार का अर्थ और परिभाषा देखेंगे कि क्या क्या है सरकार, क्या क्या नहीं है, इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो देखिए, राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। राज्य क्या है? एक भावात्मक अवधारणा है बच्चों। यानी कि हम राज्य, देश नहीं बोलेंगे, भारत पूर्ण राज्य, यानी कि राज्य क्या है? देश कहो या राज्य कहो एक ही बात है। यहाँ पर राज्य लिया गया है, स्टेट, यानी कि राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। यानी कि हम उसका हम प्रतिरूप मॉडल थोड़ी खड़ा कर सकते हैं। हम भाव, एक भावात्मक अवधारणा है, हम फीलिंग्स कर सकते हैं, हम ये विचार कर सकते हैं कि राज्य की भावात्मक अवधारणा है। क्या है? अवधारणा है जो एक अमूर्त व अदृश्य संस्था होती है। जो एक अमूर्त और अदृश्य क्या होती है? संस्था होती है। दिक्तोरिया राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त होती है, एक अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। सरकार के द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छाओं को निर्धारित किया है। सरकार के द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को ही निर्धारित, अभिव्यक्त और कार्यान्वित किया जाता है। अब देखिए, राज्य की भावात्मक अवधारणा है जो कि एक अमूर्त अदृश्य संस्था होती है। आपको पता है अमूर्त है। अब ये तो है कि आपको जैसे कि मान लीजिए भारत है, तो भारत है साहब, तो ये भारत है, ये भारत है साहब, ये पूरा भारत है। अब ये भारत एक दिख थोड़ी रहा है ऐसे में भारत है। ये तो एक भावात्मक अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है? भावात्मक अवधारणा है। और सरकार किसके? यहाँ तक शासन है हमारा, यहाँ तक शासन है, यहाँ तक शासन है, यहाँ तक शासन है, यहाँ तक शासन है, ये शासन। तो सरकार इसको क्या होती है? मूर्त रूप प्रदान करती है। सरकार इस राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है। यह है बात बच्चों। तो ये राज्य की भावात्मक उदाहरण है जो एक अमूर्त और अदृश्य संस्था होती है। इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। सरकार के द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छाओं को निर्धारित, अभिव्यक्त और कार्यान्वित किया जाता है। यानी सरकार के द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा, यानी कि वो सामूहिक इच्छा किसकी? सामूहिक इच्छा को ही सरकार के द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है और कार्यान्वित किया जाता है। तो ये सरकार के द्वारा ही किया जाने वाला कार्य है।
अब आगे हम देखते हैं बच्चों, आगे हम देखते हैं कि क्या जाता है। हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि सरकार ही राज्य रूपी भावात्मक अवधारणाओं की अभिव्यक्ति है। हम कह सकते हैं कि सरकारी राज्य रूपी भावात्मक अवधारणाओं की अभिव्यक्ति हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकारी राज्य रूपी भावात्मक अवधारणा की क्या है, अभिव्यक्ति। यानी कि उसकी अभिव्यक्ति उसका मान लीजिए कि सरकार ही तो करती है, यहाँ तक शासन है हमारा, तो उसको अभिव्यक्ति कौन करेगा, सरकार करती है, अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जहाँ सरकार ही नहीं है तो राज्य की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे कि मान लीजिएगा ये भारत है और ये आपका हमारा भारत है, ये भारत है साहब। तो हम सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। अब यहाँ सरकार ही नहीं है तो अब राज्य की कल्पना कैसे करेंगे हम। कौन सा भारत है, पहले राजाओं का शासन था, उनका वहाँ तक साम्राज्य तक, ये हमारा साम्राज्य है, यहाँ तक हम राजा हैं। तो ऐसे ही यहाँ तक ये सरकार है कि यहाँ ये हमारा शासन है, यहाँ हमारा शासन है, वहाँ हमारा शासन है, वहाँ हमारा शासन है। तो सब जगह जहाँ शासन है तो सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, इसका निष्पादन करती है और उनका उचित रूप से पालन करती है। देखिए क्या हो गया इसके मक्खी साली। नेक्स्ट टॉपिक तो बच्चों हम कह सकते हैं कि सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार के अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। नहीं की जा सकती जो राज्य के निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है और उनका उचित रूप से पालन न करने वाले लोगों को दंडित कर उन्हें उचित रास्ते पर लाती है। गार्नर ने सरकार की परिभाषा करते हुए लिखा है, गार्नर ने सरकार की परिभाषा करते हुए लिखा है कि क्या लिखा है साहब, कि सरकार वह अभिकरण है ये सरकार। तो गार्नर जो महोदय हैं उन्होंने लिखा है, गार्नर ने सरकार की परिभाषा करते हुए लिखा है कि सरकार वो अभिकरण या मशीन है, सरकार वो अभिकरण या मशीन है। तो ये जो गार्नर महोदय हुए इन्होंने लिखा है कि सरकार परिभाषा करते हुए लिखा है कि सरकार वो अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। जिसके द्वारा क्या की जाती है, राज्य की नीतियाँ निर्धारित की जाती है, जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ निर्धारित की जाती है। सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। तो ये जो गार्नर महोदय हैं इन्होंने कहा है कि भाई ये जो है गार्नर महोदय
इन्होंने कहा है, इन्होंने लिखा है कि सरकार के, गार्डनर ने सरकार की परिभाषा करते हुए कहा है कि सरकार वह भी करण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। यानी कि सरकार के द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, वो ऐसा अभिकरण है। सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्यतों को उन्नत किया जाता है। तो ये गार्डनर महोदय कहते हैं कि भाई सरकार वो अभिकरण है या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है और तथा सामान्यतों को उन्नत किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका यहाँ तक गार्डनर महोदय का। अब आगे हम देखते हैं कि भाई किसने क्या कहा। सरकार के प्रमुख तीन, अब देखिए सरकार क्या है, सरकार के प्रमुख तीन अंग हैं, नियमानुसार है। कौन कौन से? सरकार के तीन अंग नियमानुसार हैं। पहला है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका जिसको हम संसद बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? संसद। व्यवस्थापिका। कार्यपालिका, अब जब हम कार्यपालिका की बात आती है बच्चों तो हम अब आ जाते हैं कार्यपालिका। तो सरकार के तीन प्रमुख अंग नियमानुसार हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अंग हैं जो नियमानुसार हैं साहब। तो देखिए सरकार के तीन अंग नियमानुसार हैं। पहला है व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका को आपको पता है, आपने संसद पढ़ा था अभी। क्या है व्यवस्थापिका? किसे कहते हैं? संसद को कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है कार्यपालिका। तो बच्चों जो कार्यपालिका है ना, दो तरह की होती है। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका। कौन सी कार्यपालिका? स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका। और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका। तो देखिए बच्चों सरकार के प्रमुख तीन अंग नियमानुसार हैं। व्यवस्थापिका जिसको हम संसद भी बोलते हैं। कार्यपालिका, कार्यपालिका के दो भेद हैं। एक तो स्थायी कार्यपालिका होती है, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। कौन कौन सी? एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अब देखो बच्चों, जो स्थायी कार्यपालिका है, स्थायी जो कार्यपालिका है इसमें तो आते हैं जो IAS अधिकारी, कर्मचारी और RS IAS अधिकारी जो कि सीधी भर्ती से भर्ती होते हैं और वह शासन करते हैं। वह पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। और एक होती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बच्चों इसके भी तीन स्तर होते हैं। ये तीन स्तर होते हैं। एक तो सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा है उच्च न्यायालय जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। दो राज्यों का भी एक भी है। तो एक तो है सर्वोच्च न्यायालय, एक है उच्च न्यायालय। और एक है जो जिला स्तर पर न्यायालय होते हैं। तो परंतु दो ही हैं यहाँ पर न्यायपालिका पर, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, छोटे छोटे न्यायालय हैं सही। तो बच्चों ये सरकार के प्रमुख तीन अंग हैं, नियमानुसार हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब हम देखेंगे स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। तो हम आपके समझ में आ गया होगा कि सरकार के तीन प्रमुख अंग हैं, नियमानुसार हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। मैंने संसद के बारे में बताई दिया। संसद के तीन अंग हैं। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। अब हम आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे सरकार के प्रमुख तीन अंग हैं उनके बारे में देखेंगे। तो धन्यवाद।